ठीक है भाई। तो कल हमने बात कर ली थी 3 वे हैंडशेक, 4 वे हैंडशेक, सेगमेंटेशन, एमएसएस। क्या होता है? क्या होता है एमएसएस? क्या बोला? अरे फुल फॉर्म थोड़ी पूछा मैंने। क्या होता है एमएसएस? दैट द ट्रांसपोर्ट लेयर कैन रिसीव। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा आ सकता है दैट इज योर एमएसएस। कितना होता है एमएसएस? 1460 बाइट्स। ठीक है। और अगर 1460 बाइट्स से ज्यादा हुआ फिर सेगमेंटेशन करनी पड़ती है। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर से हमारे पास डेटा आ रहा है जिसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 1460 बाइट्स। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, एक है टीसीपी और दूसरी कौन सी थी हमारे पास? यूडीपी। और इस केस में यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे होते हैं, इनकैप्सुलेशन होती है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना। अब टीसीपी लेयर पे या ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। ठीक है, डेटा के साथ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा? टीसीपी हेडर। अगर यूडीपी लग रही है तो यूडीपी का हेडर। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? टीसीपी के हेडर की, कि भाई अगर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रही है तो डेटा के साथ एक टीसीपी का क्या लगेगा? हेडर। और उस हेडर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो सब हम बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? 16 बिट्स का सोर्स पोर्ट। 16 बिट फील्ड यूज टू स्पेसिफाई द सोर्स पोर्ट। भाई हमने बात करी थी ना कल, हम जब सेशन लेयर की बात कर रहे थे कि सोर्स पोर्ट लग के जाता है, डेस्टिनेशन पोर्ट लग के जाता है। तो वो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट कहाँ लग के जाता है? लेयर 4 के हेडर पे। यानी कि टीसीपी का ये जो हेडर है इसके अंदर सबसे पहली फील्ड कौन सी है? सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। तो सोर्स पोर्ट अपना बताएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ पीसी की, तो सोर्स पोर्ट किस रेंज में से होगा? 65535। ये कौन सी रेंज थी हमारी? रैंडम। और अगर डेस्टिनेशन पे मेरा चल रहा है एच तो उसके लिए पोर्ट नंबर की रेंज कौन सी यूज होगी? 0 से लेकर 1023। 80 होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैंने पूछा अगर मेरे डेस्टिनेशन पे एच चल रहा है तो उसके लिए कौन सा पोर्ट नंबर यूज होगा? तो 0 से 1023 थोड़ी होगा। ठीक है। अगली बात आती है, यहाँ पे एक फील्ड है सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। 3 वे हैंडशेक में भी हम बात कर चुके हैं सीक्वेंस नंबर कैसे यूज होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे यूज होता है, कैसे जनरेट होते हैं सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। सीक्वेंस नंबर सबसे पहले जनरेट कैसे होता है? डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, वो उनसे एक सीक्वेंस नंबर जनरेट करता है रैंडमली। ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट नंबर इज जस्ट सीक्वेंस नंबर के में +1। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया। अब आती है हमारे पास मेन फील्ड्स जो कि हम बात करने वाले नहीं। हेडर लेंथ। हेडर लेंथ कितने बिट्स की है? 4 बिट्स की। ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं, लिख फिर लेंगे। हेडर लेंथ है हमारे पास 4 बिट्स की। पर यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई टीसीपी हेडर का ये जो साइज है ये तो हमारा डेटा है। ठीक है। इस डेटा को हटा दो अगर, तो सिर्फ ये हमारा टीसीपी हेडर है। टीसीपी हेडर का साइज कितना लिखा है मैंने? 20 से लेकर 60 बाइट्स। 20 से 60 बाइट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शंस की फील्ड है। ऑप्शंस की फील्ड का साइज क्या है? 0 से लेकर 40 बाइट्स। ऑप्शंस मतलब ये एक तरीके की ऑप्शनल फील्ड है, कि भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। होगी तो यार 0 से लेकर 40 बाइट्स तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन फील्ड का साइज हो सकता है 0 से लेकर 40 तक कुछ भी। अगर 0 है तो टीसीपी हेडर का साइज कितना हो गया? 20 बाइट्स। और अगर पूरा का पूरा 40 लगा हुआ है तो साइज कितना हो गया? 60। तो अगर आप ये सारी बाकी जो फील्ड्स हैं इनकी बिट्स कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम कितना ही आएगा? 20। कैलकुलेट करके देख लेना। 16 16 32 32, 4 6, ये भी एक एक बिट्स के हैं। 6, 16 16 और 16। ठीक है। फिर उसको डिवाइड कर देना 8 से, क्योंकि ये किस में है? बाइट्स में। और ये कितने हैं? बिट्स में। तो एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती है? 8 बिट्स होती है, इसलिए उसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 20 बाइट्स आ जाएगा। 160 आएगा। चलो ठीक है। अब बात करते हैं यार हेडर लेंथ की। हेडर लेंथ की कितनी बिट्स है? 4।
हेडर लेंथ क्या बताता है कि भाई मेरे टीसीपी हेडर का साइज क्या है, ठीक है। हेडर लेंथ ये बताता है कि मेरा टीसीपी हेडर का साइज कितना है। तो साइज की वैल्यू है, टीसीपी हेडर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 20 से 60, 20 से 60 हो सकता है ना, क्योंकि ये बिट ऑप्शनल है, ये फील्ड ऑप्शनल है। अगर ये फील्ड नहीं भी होगी तो भी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 60, ठीक है। तो अब हेडर साइज की 4 बिट्स से मुझे ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करवानी है। अब देखते हैं कैसे करवाएंगे। अगर मेरे पास ये 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स की पहली बिट की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 4 और 8। तो अगर मैं इन 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन यूज करता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्या कर सकता हूं मैं, 15 बन सकती है ना। अगर मेरे पास सारी बिट्स ऑन हो जाती है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 15, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। पर मेरे पास टीसीपी हेडर का साइज कितना है, 20 to 60। तो 20 to 60 मैं इन 4 बिट्स को यूज करके रिप्रेजेंट करवा सकता हूं क्या, अभी नहीं करवा सकते ना। तो इस, ठीक है, तो अभी नहीं करवा सकते हम। इसके लिए हेडर लेंथ के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक स्केलिंग फैक्टर यूज करते हैं। स्केलिंग फैक्टर मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर है, जो भी वैल्यू ये 4 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, ठीक है। अगर 0 है, 0 वैल्यू है इन 4 बिट्स की, तो 0 into 4, 0, तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर वैल्यू है 1, तो बिट्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे हो गई, 1 into 4, ये भी 1 होगा, ये भी यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, तो 0, 1, 0, 1, 5 into 4 कितना हो जाएगा, 20। तो ये फिर 5 जो वैल्यू है ये मैं यूज कर सकता हूँ। 4 into 1 भी 4 ही हो, अच्छा यार, वो भी नहीं कर सकते। मैं ये समझाना चाह रहा था कि मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 5 होगी, ठीक है। 5 into 4 मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 20, जो आपके टीसीपी के हेडर का मिनिमम साइज है। तो 4 बिट्स को यूज करके जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी है, 5। और अगर मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे 15, तो 15 into 4 कितना जाएगा, 60। ये आ गया आपका टीसीपी हेडर के मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो जो आपका टीसीपी हेडर का लेंथ का, वो टीसीपी हेडर का साइज है कितना है, 20 to 60। तो अगर मुझे उनको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, एक स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। जो भी वैल्यू है इन 4 बिट्स के अंदर उसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 4 से, और फिर मेरे पास एक्चुअल मेरे टीसीपी हेडर का साइज आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हेडर लेंथ, पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हेडर लेंथ आपकी 4 बिट की फील्ड है। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द टोटल साइज ऑफ टीसीपी हेडर। साइज ऑफ टीसीपी हेडर कितना है, 20 to 60 बाइट्स। और हम यूज क्या कर रहे हैं, स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4 इज यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट साइज ऑफ टीसीपी हेडर। मिनिमम वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ कितनी होगी, 5, क्योंकि 5 into 4 इज 20 विच इज मिनिमम साइज, और मैक्सिमम वैल्यू 15, दैट इज 60, ठीक है। यही आपका हेडर लेंथ है। 4 बिट के अंदर मुझे अगर ये वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो क्या वैल्यू यूज करूंगा, मैं स्केलिंग फैक्टर यूज करूंगा 4 का, ठीक है। लिख लो फटाफट। ओके, तो हेडर लेंथ हो गया हमारा। अगला है भाई रिजर्व। 6 बिट की फील्ड है जो कि फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व कर रखी है। इन 6 बिट्स में से 3 बिट्स जो है वो यूज हो चुकी है और 3 बिट्स अभी भी रिजर्व है, ठीक है। रिजर्व क्यों कर रखी है यार, वही बात होती है कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो वो रिसर्च फेज में, डेवलपमेंट फेज में होती है, सीधा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता है ना, हमेशा डेवलपिंग फेज में होती है। तो उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड्स चलते रहते हैं, कोई कोई नई चीज डेवलप करते रहते हैं तो उसको एड ऑन करना पड़ता है। जैसे हमारे नए नए वर्जन निकल के आते हैं एप्स के भी। तो उस केस में क्या कर रहा था, जब टीसीपी इन्होंने बनाया था तो टीसीपी के केस में भी चेंजेस आने वाले थे, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने 6 बिट्स रिजर्व कर दिए कि भाई अगर कोई चेंज आएगा तो हम ये वाली 6 बिट्स यूज कर लेंगे, हमें नया कोई वर्जन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है सर, ठीक है भाई। तो रिजर्व बिट्स समझ आया। 3 बिट्स जो है वो यूज हो चुकी हैं, कहाँ यूज हो गई वो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी आपको ध्यान नहीं देना। बस कोई पूछे कि भाई 6 हैं तो यूं मत बोल देना कि 6 बिट्स रिजर्व है, आगे यूज होंगी। इनमें से 3 यूज हो चुकी हैं, 3 रिजर्व है अभी। ओके, तो अब बात करते हैं यार टीसीपी फ्लैग्स। सबका ध्यान अब इधर होना चाहिए टीसीपी फ्लैग्स के लिए, क्योंकि भाई पूरा करने के बाद क्वेश्चंस आएंगे, आंसर आप लोगों को करने हैं। ये 6 बिट की फील्ड है, स्पेसिफाइज द फ्लैग्स या फिर कंट्रोल बिट्स। अब ये जो टीसीपी फ्लैग्स है इसको क्या भी कह सकते हैं, कंट्रोल बिट्स, या फिर क्या भी कह सकते हैं,
कंट्रोल फ्लैग्स, कंट्रोल फ्लैग्स, कंट्रोल बिट्स, टीसीपी फ्लैग्स, टीसीपी की बिट्स, सबका मतलब एक ही है। कितनी बिट्स है हमारे पास? 6। अब 6 एक एक करके अर्जेंट, एक्ट, पुश, रिसेट, सिन और फिन। अब इनमें से 3 बिट्स हम कर चुके हैं, सिन, फिन और एक्ट। इनका मतलब हम समझ चुके हैं। सिन का मतलब यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन, फिनिश यूज टू फिनिश और टर्मिनेट अ पर्टिकुलर कनेक्शन, और एक्नॉलेजमेंट यूज टू स्पेसिफाई इफ द टीसीपी हेडर कंटेन्स अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट, कि भाई अगर एक्नॉलेजमेंट है तो एक्ट फ्लैग ऑन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास एक नया फ्लैग आया, रीसेट। रीसेट पहले पढ़ो। used by servers to tell the host to reset or restart a particular connection। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखो, मान लो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर होस्ट है, यहाँ पर एक सर्वर लगा हुआ है। सर्वर कौन सा है हमारा? HTTPS। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई डेटा भेज रहे हैं, सोर्स पोर्ट क्या लगना चाहिए? सोर्स पोर्ट 443। सोर्स पोर्ट क्या लगेगा? रैंडम, क्योंकि होस्ट है ना। अब डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लगेगा? 443, क्योंकि भाई HTTPS यूज कर रहे हैं हम, तो कायदे से डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए हमारा? 443। पर अगर मान लो बाई चांस आप HTTPS की जगह कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहे हो? HTTP की। 80 पोर्ट नंबर लगा के आपने सेंड कर दिया, ISP ने आगे HTTPS वाले सर्वर पे फॉरवर्ड कर दिया। अब भाई जब ये HTTPS वाला सर्वर प्रोसेस कर रहा होगा रिक्वेस्ट, तो इसको पता लगेगा कि भाई डेस्टिनेशन पोर्ट क्या आ रहा है? 80। मतलब ये जो मेरा होस्ट है या ये जो मेरा सोर्स है या क्लाइंट है, ये कौन सी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन सी सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है? HTTP की। पर अपन कौन सी सर्विस देते हैं? HTTPS की। तो हम तो भाई ये सर्विस ऑफर करते नहीं। तो उस केस में सर्वर क्या करेगा? सर्वर उसको एक रिप्लाई भेजेगा, जिसके अंदर क्या ऑन कर देगा वो? रीसेट फ्लैग या रीसेट बिट ऑन करके भेज देगा कि भाई आप जो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हो वो तो हम ऑफर करते ही नहीं। तो आप क्या करो, एक बार अपना कनेक्शन रीसेट करके या रीस्टार्ट करके देखो, हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई। अब वो गलती क्या हो सकती है? हो सकता है कि HTTPS सर्वर का आईपी जो है वो हो 10.1.1.1, और HTTPS सर्वर का जो आईपी था वो क्या हो? 10.11.1.1। हो सकता है भाई जब यहाँ से रीसेट फ्लैग आएगा तो भाई क्लाइंट जो है वो एक बार रीचेक करेगा कि भाई मैंने कोई आईपी तो गलत नहीं डाल दी, मैक एड्रेस में कोई इशू तो नहीं आ रहा, पोर्ट नंबर में कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रबल शूट करेगा कि भाई क्या गलती आ सकती है कि भाई सर्वर मेरे को रीसेट कनेक्शन रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कनेक्शन बना हुआ है पर काफी टाइम से क्या है? आइडल। आइडल का मतलब पता है? आइडल मतलब खाली पड़ा है, कोई उस पर इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, कोई डेटा नहीं जा रहा, बस कनेक्शन बन के स्टैब्लिश होकर रुका हुआ है, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब उस केस में मान लो हम जो हमारा सर्वर था उसका जो आइडल टाइम आउट था, आइडल टाइम आउट मतलब कि एक पर्टिकुलर कनेक्शन अगर इतने टाइम तक आइडल रहेगा, खाली रहेगा, तो मैं उसको क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। ठीक है, और इसने क्या करा? इसने यहां से कनेक्शन हटा दिया और फिर यहां से यूजर ने क्या भेजा? एक डेटा। अब अगर कोई डेटा भेजे तो सर्वर के पास तो कनेक्शन स्टैब्लिश्ड ही नहीं है, सर्वर तो अपना कनेक्शन हटा चुका है। तो उस केस में भी सर्वर क्या करेगा? रीसेट भेजेगा कि भाई आप फिर से कनेक्शन को रीस्टार्ट करो, फिर से एक नया कनेक्शन बनेगा और फिर डेटा ट्रांसफर होगा उसके बाद। ठीक है, अब पढ़ो पूरा यहाँ पे रीसेट फ्लैग में क्या लिखा था। used by servers to tell the host to reset or restart a particular connection if the server does not provide the requested service। अगर सर्वर वो सर्विस यूज नहीं कर रहा या प्रोवाइड नहीं करता तो सर्वर रिप्लाई कर देता है रीसेट फ्लैग ऑन करके कि भाई आप जो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हो वो अपने पास नहीं। इतनी बात क्लियर हुई? रीसेट फ्लैग का कहाँ यूज होता है? ठीक है, सिन हो गया, फिनिश हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, रीसेट हो गया। अब आते हैं दो फ्लैग्स, अर्जेंट और पुश। ये दोनों हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दो डिवाइसेस लगे हुए हैं, कनेक्टेड है। अब ये बात देखो, हर डिवाइस के पास क्या होता है? अपना एक बफर मेमोरी होती है।
और यहाँ पे सीपीयू सीपीयू के पास जाता है सब कुछ प्रोसेस होने के लिए, है ना। हर डिवाइस के पास अपना सीपीयू तो होगा ही होगा, और हर डिवाइस के पास अपनी एक बफर मेमोरी भी होती है कि भाई कोई भी डेटा आता है। अब यार वही वाला एग्जांपल है, अगर कोई मान लो एक फैक्ट्री ओनर है, उसके पास कोई ऑर्डर आता है कि भाई मुझको 10 पीस मैन्युफैक्चर करने, उसके पास 10 पीस के लिए कोई रिक्वायरमेंट आई, पर उसके पास जो मशीन है वो एक बार जब चलेगी तो कम से कम 1000 पीस मैन्युफैक्चर करेगी करेगी, मिनिमम है कि भाई 1000 पीस मैन्युफैक्चर करना ही करना है। तो अगर 10 पीस के लिए 10 पीस का ऑर्डर आया, उसने वो मशीन चलाई और 10 पीस ही निकाल लिया आउटपुट में, तो ये जो मशीन के बाकी 990 पीसीज जो थे वो तो वेस्ट गए। ये जो मशीन के जो रिसोर्सेज थे वो तो उतने ही यूटिलाइज हुए, वो बिजली उतनी ही लेगी, सारे बाकी रिसोर्सेज उतने ही लेगी, कितने हिसाब से 1000 पीस के हिसाब से, पर उसको आउटपुट कितना चाहिए हमें 10। तो 10 के हिसाब से अगर मैं मशीन चलाऊंगा तो वो वर्थ नहीं है बिल्कुल भी, हमारे रिसोर्सेज बहुत सारे वेस्ट होंगे। अब इसके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि भाई ये कोई 10 पीस का ऑर्डर आ रहा है, थोड़े टाइम रुक जाए, हो सकता है कोई 100 पीस का ऑर्डर आ जाए, 200 पीस का ऑर्डर आ जाए, कि मतलब नियर बाय अगर 1000 पीस के आसपास कोई भी अमाउंट हो जाता है, जैसे 600 हो गया, 700 हो गया, या 800 हो गया, कोई भी नियर बाय वैल्यू हो गई, क्वांटिटी हो गई, तो उस केस में वो एक बार चलाएगा मशीन और सारे पीसीज मैन्युफैक्चर कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिसोर्सेज वो अपने बचा सकता है, रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर सकता है। सेम उसी तरीके से सीपीयू भी हमारा काम करता है। भाई अगर छोटे छोटे से मैसेजेस आ रहे हैं, अब हर छोटे छोटे मैसेजेस सीपीयू के पास आते रहेंगे प्रोसेस होने के लिए, तो यार सीपीयू तो ये छोटे छोटे मैसेजेस ही देखता रहेगा। सीपीयू अगर यूटिलाइज हो रहा है तो यार किसी अच्छे टास्क के लिए हो सीपीयू, और कहीं भी काफी सारे ऐसे काम भी हो सकते हैं जहां वो उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, पर वो बिजी है हर छोटे छोटे टास्क को देखने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, जो भी हमारे पास मैसेज आता है वो पहले कहाँ स्टोर होता है, बफर में, कि भाई पहले जितने भी मैसेजेस होंगे वो बफर में स्टोर होंगे, और जब बफर हमारी फुल हो जाएगी तब बफर के सारे मैसेजेस एक साथ कहाँ भेज दिए जाएंगे, सीपीयू के पास। फिर सीपीयू एक साथ उनको प्रोसेस करेगा और उनका रिप्लाई जनरेट करना है रिप्लाई कर देगा, आगे प्रोसेस करना है तो आगे प्रोसेस कर देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि जो भी मैसेजेस आते हैं वो पहले किस में स्टोर होंगे, हमारे बफर मेमोरी में। और बफर मेमोरी जब एक बार फुल हो जाएगी या फुल होने के कगार पे होगी, तब उनको एक साथ इकट्ठा करके आगे सीपीयू पे भेज दिया जाता है। जब सीपीयू पे भेज दिया जाएगा तो यार बफर फिर से खाली हो गई, अब जो नए मैसेजेस आ रहे हैं वो फिर से कहाँ स्टोर होने लगेंगे, बफर में। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले अर्जेंट फ्लैग की। हम बात करें किसी अर्जेंट फ्लैग की। अर्जेंट फ्लैग का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई हमने कोई डेटा भेजा है, डेटा में से कुछ पार्ट क्या है हमारा, अर्जेंट। अर्जेंट मतलब कि भाई मैं चाहता हूं कि वो मेरा जो डेटा है वो इंस्टेंटली ही सीपीयू के पास जाए प्रोसेस होने के लिए, वो बफर में रुका ना रहे। भाई कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, अब अगर मान लो जैसे अबॉर्ट होता है, आपका कोई मैसेज है उसमें से कोई ऐसा डेटा है जिसमें जो आप चाहते हो कि यार डायरेक्टली सीपीयू के पास जाना चाहिए, बफर में वन बाय वन नहीं होना चाहिए कि यार बफर में, अब बफर में भी एंट्री है कैसे होगी, बफर में जो पहले आएंगे वही पहले जाएंगे, ऐसे ही निकलते हैं बफर में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब इस केस में अगर मान लो आपका कोई ऐसा डेटा है जो आप चाहते हो कि अर्जेंटली प्रोसेस हो, पर वो बफर में आके यहाँ पे बैठ गया, तो जब तक उसके आगे वाली बफर मेमोरी खाली नहीं होगी तब तक वो आगे सीपीयू के पास नहीं जा सकता। उस केस में हम क्या करते हैं, हम अर्जेंट फ्लैग यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार मेरा जो अर्जेंट डेटा है वो बफर में स्टोर ना हो, सीधा किसके पास जाए, सीपीयू के पास। अब अर्जेंट फ्लैग के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारा पूरा का पूरा डेटा अर्जेंट नहीं होता, डेटा सिर्फ कुछ डेटा अर्जेंट होता है और बाकी क्या होता है, नॉर्मल डेटा। जो हमारा अर्जेंट डेटा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहते हो कि कोई चीज जल्दी प्रोसेस हो तो आप उसको ऊपर रखोगे या आगे रखोगे, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, अर्जेंट डेटा आगे लगा दिया और उसके बाद नॉर्मल डेटा रखा, और वो मैसेज आपका चले गया इधर। जैसे ही यहाँ पर रिसीव होगा वो देखेगा भाई अर्जेंट फ्लैग ऑन है और हमारे पास अर्जेंट डेटा है, तो इसमें से जो अर्जेंट डेटा होगा वो क्या करेगा, अर्जेंट डेटा को सीधा भेज देगा सीपीयू के पास, और जो वो आपका बाकी नॉर्मल डेटा है वो स्टोर रहेगा बफर मेमोरी में, अपनी बारी का इंतजार करेगा। ठीक है, अर्जेंट फ्लैग का काम समझ आया। अर्जेंट फ्लैग लगाने से क्या होगा कि भाई वो देखेगा डेटा अर्जेंट है, जो डेटा अर्जेंट है उसको सीधा भेज दिया सीपीयू के पास प्रोसेस होने के लिए, और जो डेटा अर्जेंट नहीं है, जो हमारा नॉर्मल डेटा है, उसको छोड़ दिया बफर के अंदर कि भाई जब आपकी बारी आएगी तभी आप प्रोसेस हो। इतनी बात क्लियर है अर्जेंट की। ठीक है, तो अर्जेंट हो गया। अर्जेंट के बाद हमारा आता है
पुश। पुश का काम भी सेम ही है। पुश का काम क्या है कि भाई जो भी डेटा आ रहा है वो सीधा सारा किस पे चला जाएगा, सीपीयू के पास। अब पुश फ्लैग जो है वो ये नहीं देखेगा कि भाई हमारा कुछ डेटा अर्जेंट है या सारा डेटा अर्जेंट है या कोई भी डेटा अर्जेंट नहीं है। अगर पुश फ्लैग लगा हुआ है तो जो डिवाइस है वो बिना देखे क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा बिना बफर में स्टोर करे कहाँ भेज देगा, सीपीयू के पास। तो मेन डिफरेंस इनका यही है कि भाई अर्जेंट फ्लैग जब ऑन होगा तो जो डेटा अर्जेंट होता है वही सिर्फ सीपीयू में जाएगा, बाकी सब कहाँ जाएगा, बफर में। और अगर पुश फ्लैग ऑन है तो पुश फ्लैग में पूरा का पूरा डेटा सीधा कहाँ जाएगा, सीपीयू के अंदर बिना बफर मेमोरी में स्टोर हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अर्जेंट और पुश, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लो। ओके, देखो क्या कह रहा है। अर्जेंट फ्लैग यूज टू स्पेसिफाई इफ द डेटा प्रेजेंट शुड बी प्रोसेस्ड अर्जेंटली और नॉट, कि भाई आपका कोई डेटा अर्जेंट है तो अर्जेंटली जाना है या नहीं जाना। और पुश यूज टू टेल द रिसीवर दैट ऑल द डेटा शुड बी प्रोसेस्ड अर्जेंटली विदाउट स्टोरिंग इन द बफर मेमोरी। तो पुश फ्लैग के अंदर कितना डेटा जा रहा है, सारा डेटा, और इसमें अर्जेंट फ्लैग में वही डेटा जाएगा जो आपका अर्जेंट है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई। सिन फ्लैग किस लिए यूज होता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ठीक है, एक् फ्लैग एक्नॉलेजमेंट देने के लिए। फिनिश फ्लैग टर्मिनेट कनेक्शन खत्म करने के लिए। और रीसेट फ्लैग कनेक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए। कब जरूरत पड़ती है कनेक्शन रीस्टार्ट करने की, बिल्कुल जब कोई ऐसी सर्विस की रिक्वेस्ट आ जाए जो हम सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करते, तब हम को जब सर्वर क्या करता है, होस्ट को या क्लाइंट को ये बोलता है कि भाई आप अपनी जो आपका कनेक्शन है उसको रीस्टार्ट करो। और पुश और अर्जेंट फ्लैग की बात हम अभी कर चुके। ठीक है, चलो ये हमारा होस्ट है, क्लाइंट है, और ये सर्वर। हम डिसाइड करेंगे भी, रुक दो 5 मिनट, बता रहा। ठीक है, ठीक है। ये मैसेज पहुंचा डीएनएस के पास। डीएनएस क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा। पहले ये बताओ क्या ये इंफॉर्मेशन हम सफिशिएंट है डीएनएस सर्वर के लिए की रिप्लाई दे देगा वो। अरे आईपी वगैरह की छोड़ दो, अभी हम टीसीपी हेडर के या ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं। क्या ये सफिशिएंट है इंफॉर्मेशन, किस किस को लग रहा है सफिशिएंट है। सीक्वेंस नंबर के बिना यार कैसे डेटा जा सकता है आपका, सीक्वेंस नंबर जनरेट होगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं सीक्वेंस नंबर जो है वो मान लेते हैं 1010, 100 मान लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब बताओ, अब पहुंच जाएगा डीएनएस सर्वर के पास। अब डीएनएस सर्वर रिप्लाई में क्या क्या भेजेगा, सोर्स पोर्ट क्या लगाएगा, डेस्टिनेशन, और क्या लगाएगा, एक्नॉलेजमेंट 101, और सीक्वेंस नंबर भी भेजेगा 200, 200 रख लेते हैं। ठीक है, फ्लैग्स, सेंड फ्लैग लगाएगा, और एक्ट। ठीक है, और ये चला जाएगा इधर, और फिर यहाँ से ये अपना एक्ट लगा के भेज देगा। अब मान लो कि सर्वर ने क्या करा है, सिर्फ सिन लगा के भेज दिया।
अब रिसीवर क्या करेगा? पर एक्नॉलेजमेंट नंबर तो है। एक्नॉलेजमेंट नंबर लगा के भेजा है ना उसने, एक्ट फ्लैग नहीं लगा के भेजा, या हो सकता है भूल गया हो, कोई एरर आ गया हो। एक्नॉलेजमेंट यार देखो, हेडर की बात करते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्ट फ्लैग दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट्स है, कोई वैल्यू हो सकती है, और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग तो बस एक वैल्यू है ना, 0 या 1। तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग की जो बिट है वो उसने 0 ही रख के आगे भेजती, पर एक्नॉलेजमेंट नंबर में उसने एक वैलिड नंबर रखा है कि भाई जो सीक्वेंस नंबर आया था उसमें ही +1 करके एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज दिया 101। अब क्लाइंट क्या करेगा? अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि अगला स्टेप इनिशिएट कर देगा क्लाइंट। रीसेट फ्लैग क्लाइंट क्यों रीसेट फ्लैग ऑन करके भेजेगा? दोबारा यही वाला मैसेज भेज देगा, एक्नॉलेजमेंट की रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, पर यार अगर, चलो आपकी बात सही है थोड़ी बहुत, पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारे पास फॉर्मेट चल रहा है वही फॉर्मेट ये भी फॉलो कर रहा है, वही फॉर्मेट ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसको पता है कि भाई पहली फील्ड है सोर्स पोर्ट की, दूसरी फील्ड है किसकी, डेस्टिनेशन पोर्ट की। फील्ड से मेरा मतलब है बिट्स। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये क्या है, बिट्स बता रखी है ना सबकी, 16, 16, 32। तो अब पता है डेटा ट्रांसमिट कैसा होता है, डेटा ट्रांसमिट ऐसे थोड़ी होगा कि भाई पूरा एक टेबल बन के जा रहा है, डेटा तो बिट्स में ट्रेवल करता है। तो जो पहली 16 बिट्स रिसीव होंगी, 10 10 11, ये पहली 16 बिट्स क्या बता रही हैं, सोर्स पोर्ट। अगली 16 बिट्स क्या बता रही हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट। अगली 16 या अगली 32 बिट्स बता रही है सीक्वेंस नंबर, और उसके बाद अगली 32 बिट्स क्या बनाएंगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो जब उसको यहाँ पे 32 बिट्स में एक्नॉलेजमेंट नंबर दिख रहा है, तो क्या वो उसको कंसिडर नहीं करेगा? वही तो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। उसको 32 बिट्स एक्नॉलेजमेंट नंबर की मिलेंगी ना, हर बार मिलेंगी। चाहे अगर ये भेज रहा होगा, अगर सर्वर को ये पहला पैकेट रिसीव हो रहा होगा, तब भी उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर की 32 बिट्स तो रिसीव होंगी, भले ही चाहे वो क्या है, ऑल जीरोज हैं, पर 32 बिट्स तो रिसीव होंगी। ठीक है, अब सेंडर को जो रिसीव हुई है वो 32 बिट्स जीरोज रिसीव नहीं हुई, उनके अंदर एक वैलिड नंबर है 101। अब क्या करेगा क्लाइंट, यही तो मेरा क्वेश्चन है। क्या करेगा, एक्ट भेजेगा। क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजेगा? नेक्स्ट डेटा भेज देगा वैलिड मान के। ठीक है, अब पढ़ो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग क्या कह रहा है। एक्ट फ्लैग इज यूज टू स्पेसिफाई इफ द टीसीपी हेडर कंटेन्स अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। अगर एक्ट फ्लैग नहीं लगाया तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो वैलिड नहीं है। सेंडर कभी भी उसको एक्नॉलेजमेंट मानेगा ही नहीं, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को कभी भी कंसिडर करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्ट फ्लैग है ही नहीं। अब यार एक्नॉलेजमेंट फ्लैग या एक्नॉलेजमेंट नंबर की जो वैल्यू है, हमेशा 0 0 होना जरूरी थोड़ी है। हो सकता है ट्रांसमिट करने में कोई जंक आ गया हो, कोई गार्बेज वैल्यू आ गई हो, कोई भी गार्बेज वैल्यू फिल भी हो सकती है नॉइज के चक्कर में, किसी भी वजह से कोई XYZ वैल्यू आ गई। अब उस केस में हर उसको एक्नॉलेजमेंट थोड़ी मान लेगा, वो एक्नॉलेजमेंट तभी कंसिडर करेगा, यानी कि इस एक्नॉलेजमेंट नंबर वाली फील्ड में जो भी वैल्यू होगी वो तभी कंसिडर करी जाएगी जब यहाँ पे क्या लगा होगा, एक्ट फ्लैग। जब एक्ट फ्लैग ऑन होगा तभी एक्नॉलेजमेंट नंबर कंसिडर करा जाएगा। अगर एक्ट फ्लैग ऑन नहीं है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के अंदर कोई भी XYZ वैल्यू हो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टीसीपी के फ्लैग्स हो गए कंप्लीट। अगली फील्ड क्या है हमारे पास, विंडो साइज। विंडो साइज चेकसम अर्जेंट पॉइंटर।
ठीक है, विंडो साइज के बारे में बात करें। विंडो साइज का वैसे मैं थोड़ा बहुत बता ही चुका हूँ आपको। मान लो ये हमारे पास दो पीसीज हैं या दो डिवाइसेज हैं, इनके पास अपनी अपनी क्या होगी, बफर। ठीक है, अब जब थ्री वे हैंडशेक होता है दो डिवाइसेस के बीच में, तब ये अब एक दूसरे से क्या शेयर करते हैं, अपना विंडो साइज। अब विंडो साइज शेयर करने का मतलब क्या है, या विंडो साइज ना होता, पहले मैं बताता हूँ कि विंडो साइज अगर नहीं होता तो क्या हो रहा था। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या था भाई, ये कोई डेटा भेजेगा विद सीक्वेंस नंबर मान लेते हैं 1, तो सामने से एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर में क्या आएगा 2, फिर ये डेटा भेजेगा, सीक्वेंस नंबर क्या लगा के भेजेगा 2 लगा के भेजेगा, और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर 3, अब यहाँ से सीक्वेंस नंबर जाएगा 3, और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा 4। अभी तक यही चल रहा था। तो अब देखो अगर ऐसे ही चलता रहता तो कितना स्लो कनेक्शन, स्लो कनेक्शन क्यों है, एक बार डेटा भेज रहा है, फिर सेंडर क्या कर रहा है, अगला डेटा उसके पास तैयार है भेजने के लिए, पर वो उसको भेज नहीं पा रहा। क्यों नहीं भेज पा रहा, क्योंकि भाई जब तक सामने वाला एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा तब तक अपन अगला डेटा नहीं भेज सकते। अब सामने वाला एक्नॉलेजमेंट करने में कितना टाइम लगा रहा है ये तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हो सकता है ये सर्वर है और सर्वर पे और भी तो कनेक्शंस के लिए रिक्वेस्ट आ रही होंगी, हो सकता है मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हो और उसको ये एक्नॉलेजमेंट देने में टाइम लग जाए। मल्टीपल रिक्वेस्ट, मल्टीपल डेटा आ रहा हो, मल्टीपल अलग अलग जगह से डेटा आ रहा हो, और उसका सीपीयू थोड़ा सा अगर बिजी है तो भी उसको टाइम लग सकता है रिप्लाई देने में या एक्नॉलेजमेंट देने में। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के टाइम पे ही एक दूसरे को क्या बता देते हैं, अपना विंडो साइज। विंडो साइज का मतलब क्या है, अब क्या होगा, जैसे मान लो विंडो साइज इन दोनों ने एक दूसरे को बता दिया कि भाई विंडो साइज कितना कितना है, 3, 3 पैकेट्स का है फॉर एग्जाम्पल, वैसे बाइट्स में होता है। ठीक है, अब 3 पैकेट्स का है, तो अब क्या करेगा सेंडर, सेंडर को पता है कि भाई सामने वाला कितने विंडो साइज लेके बैठा है, 3। तो ये क्या करेगा, पहला पैकेट भेजा, दूसरा पैकेट भेजा और तीसरा पैकेट भेजा। अब इसने कितने पैकेट भेजे, 1 2 और 3, और उस केस में क्या करेगा भाई, पहला पैकेट स्टोर करा अपने पास, दूसरा पैकेट अपनी बफर मेमोरी में भी स्टोर करा और तीसरा पैकेट अपनी बफर मेमोरी में स्टोर करा। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर को पहला पैकेट रिसीव हुआ, ओके, दूसरा रिसीव हुआ, बफर में स्टोर कर लिया, तीसरा रिसीव हुआ, बफर में स्टोर कर लिया। अब 3 बफर में स्टोर होते ही बफर मेमोरी फुल। अब जैसे ही बफर मेमोरी फुल हुई तो ये हटा के कहाँ भेज देगा इनको, सीपीयू के पास। अब जैसे ही सीपीयू के पास भेज दिया, बफर मेमोरी से हटाया, अब इसका फर्ज बनता है कि भाई मेरी बफर मेमोरी फुल हो गई, अब मैं क्या भेजूंगा, एक एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 4, क्योंकि 1 2 और 3 सक्सेसफुली मिल गए। अब अगर ये 4 की डिमांड कर रहा है, जैसे ही सर्वर को सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, सेंडर क्या करेगा, अपने पास से 1 2 और 3 हटा देगा कि भाई मेरे को अपने तीनों भेजे हुए पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट मिल गया, और फिर उसके बाद क्या करेगा, अगले 3 पैकेट्स ट्रांसफर कर देगा, 4 5 और 6। और जैसे ही 4 5 6 करेगा, 4 5 6 बफर मेमोरी में यहाँ पे हो जाएंगे स्टोर। अब यहाँ पे मतलब क्या है, सेंडर बफर मेमोरी में स्टोर क्यों कर रहा है, बिल्कुल सेंडर बफर मेमोरी में स्टोर इसलिए कर रहा है, ये ध्यान रखने के लिए कि भाई मैं क्या क्या भेज चुका हूं और किस किस पैकेट का मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। ठीक है, अगर 4 है तो 4 भेज दिया पर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, अभी 5 गया, 5 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, 6 का भी एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं आया। और रिसीवर जब उसको पैकेट रिसीव हो रहे होते हैं, तब ये यहाँ पे अपने बफर मेमोरी में स्टोर करने लग जाएगा 4 5 और 6। अब रिसीवर क्यों स्टोर कर रहा है, कि भाई मेरे को इन पर्टिकुलर 3 पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट अभी देनी बाकी, मुझे इन पर्टिकुलर 3 पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट अभी देनी है। जैसे ही तीनों रिसीव हुए, बफर मेमोरी से ये 3 हटे, वैसे ही उसने क्या करा, एक एक्नॉलेजमेंट दे दी। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट इसने सेंड करी, इसने अपनी बफर मेमोरी से इसको कर दिया खाली, और जैसे ही सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिली तीनों पैकेट्स की, इसने भी अपनी बफर मेमोरी को यहाँ से कर दिया खाली। ठीक है, इस तरीके से विंडो साइज ने थोड़ी हेल्प करी थी टीसीपी कनेक्शन को थोड़ा सा फास्ट बनाने की। क्योंकि यार पहले क्या हो रहा था, एक मैसेज जाता था, एक एक्नॉलेजमेंट, एक मैसेज जाता था, एक एक्नॉलेजमेंट का वेट करना पड़ता था। अब जब विंडो साइज एक्सचेंज हो गया, तो विंडो साइज एक्सचेंज करते ही क्या हुआ, अब जितना विंडो साइज था उसके हिसाब से पैकेट्स जा रहे हैं, चाहे 4 है या 5 है, 5 पैकेट्स एक साथ जा रहे हैं और 5 पैकेट्स का एक एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कनेक्शन क्या हो गया, फास्ट। ठीक है भाई, विंडो साइज पढ़ो क्या लिखा है, 16 बिट फील्ड
यूज टू टेल द साइज ऑफ द बफर मेमोरी कि भाई बफर मेमोरी में मैं कितने पैकेट स्टोर कर सकता हूँ, या रिसीवर क्या बताता है मेरा विंडो साइज इतना है, मतलब मैं कितने पर्टिकुलर पैकेट्स रिसीव करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट दूंगा। ठीक है, डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक के टाइम पे दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि भाई मेरा विंडो साइज इतना है और मेरा विंडो साइज इतना है। तो अगर आप ऐड करना चाहो तो हमारा थ्री वे हैंडशेक आ गया कल का। ये था ना। तो इस थ्री वे हैंडशेक के अंदर आप दो चीजें और ऐड कर सकते हो जो कल हमने पढ़ी थी। एक चीज होती है कि पहला क्या जाएगा, एमएसएस, और जाता है आपका विंडो साइज। एमएसएस और विंडो साइज भी जाएगा आपका जब हम थ्री वे हैंडशेक कर रहे होंगे। ठीक है भाई, ये ऐड कर लो, एमएसएस और विंडो साइज थ्री वे हैंडशेक के टाइम पे जाता है। ओके, विंडो साइज समझ आया। आगे चलते हैं। अगली अगली वैल्यू हमारे पास चेकसम। 16 बिट फील्ड विच इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। कि भाई आपके लिए जो डेटा भेजा है, सेंडर ने जो डेटा भेजा है वो डेटा वही है या उसमें कोई एरर तो नहीं है, ये चेक होता करने का काम किसका है, चेकसम का। इट यूजेज अ CRC algorithm, cyclic redundancy check, to obtain a checksum value। बीटेक वालों ने तो पढ़ा होगा ये, पढ़ोगे, अच्छा ठीक है। सीआरसी एल्गोरिथम यूज करता है चेकसम कैलकुलेट करने के लिए। अब सीआरसी एल्गोरिथम काम कैसे करता है वो बताता हूँ मैं। बस सिंपल है यार, देखो सेंडर ने हमारा ये डेटा भेजा, ठीक है, ये हमारा रिसीवर है। सेंडर क्या करता है, डेटा के आगे यहाँ पे एक टीसीपी हेडर लगा हुआ होगा, ठीक है। उस टीसीपी हेडर के अंदर कोई एक चेकसम करके फील्ड है, कितने बिट्स की, 16 बिट्स की। अब सेंडर क्या करता है, इस पर्टिकुलर डेटा पर क्या करेगा, सीआरसी एल्गोरिथम रन करेगा। सीआरसी एल्गोरिथम रन करने के बाद उसको एक चेकसम की वैल्यू मिलेगी, कोई भी एक हैश वैल्यू मिलेगी, मान लो कोई भी वैल्यू बिट्स में, ठीक है। जो वैल्यू चेकसम वैल्यू निकली उसको वो कहां पुट कर देगा, इस टीसीपी हेडर की चेकसम वाली फील्ड के अंदर, और ये लगा के भेज देगा। जब रिसीवर को ये पर्टिकुलर डेटा रिसीव हुआ तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर भी इस डेटा पर, उसको भी टीसीपी हेडर के अंदर कोई चेकसम वैल्यू रिसीव हुई है ना लग के। अब रिसीवर क्या करेगा, डेटा पे फिर से क्या रन करेगा, सीआरसी। और जब डेटा पे सीआरसी रन करेगा तो इसको भी एक क्या मिलेगी, चेकसम वैल्यू निकल के आएगी। अब ये क्या करेगा, दोनों को कंपेयर। अगर सीआरसी ये जो चेकसम वैल्यू आई है ये मैच कर जाती है कि भाई जो चेकसम सेंडर ने भेजी है वही चेकसम निकल के आ रही है, मतलब आपका डेटा सही है, जो भेजा था उसने वही रिसीव हुआ है। और अगर चेकसम वैल्यू मैच नहीं करती, मतलब डेटा को बीच में चेंज करा गया, जो सेंडर ने चेकसम भेजा है लगा के, अगर वही चेकसम आ रहा है मतलब डेटा आपका सेम है। अगर चेकसम वैल्यू मैच नहीं कर रही मतलब डेटा में कुछ चेंजेस है, तभी तो चेकसम डिफरेंट आया, ठीक है। तो ऐसे चेक एरर डिटेक्ट करता है। और एरर करेक्ट कैसे करता है, वही बात है, अगर चेकसम वैल्यू डिफरेंट है तो पैकेट को ड्रॉप करो और दोबारा से डिमांड कर दो उसी पैकेट की कि भाई मुझे ये पैकेट दोबारा से सेंड करो, ये पैकेट सही से नहीं मिला, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर कितने बिट की वैल्यू है, 16 बिट, यूज टू स्पेसिफाई हाउ मच डेटा इज अर्जेंट। इट इज यूज ओनली इफ द अर्जेंट फ्लैग इज सेट। अब हम बात कर रहे थे जब अर्जेंट फ्लैग की, तो अर्जेंट फ्लैग पे मैं बोल रहा था कि भाई हमारे पास कुछ डेटा है अर्जेंट। अब जब वो रिसीवर को रिसीव होगा तो रिसीवर को पता कैसे चलेगा कि भाई कितना डेटा है अर्जेंट, कितना अर्जेंट है डेटा, ये कहां से पता लगेगा उसको, अर्जेंट पॉइंटर से। अर्जेंट पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किसकी होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट की। अब अगर मान लो आप कोई चाहते हो कि ये मेरा डेटा जो है वो अर्जेंटली प्रोसेस होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है आप उसको पहले लगाओगे। अपने डेटा, अपने अर्जेंट फ्लैग नहीं है, ये अर्जेंट डेटा है आपका। अगर आपका ये पूरा का पूरा डेटा है, टीसीपी हेडर तो इसके बाद लग रहा है, ठीक है, ये आपका अर्जेंट डेटा है। अब अगर आपका डेटा है उसमें से आप चाहते हो कि भाई कुछ जल्दी प्रोसेस होना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली बात है अपने बाकी डेटा को पीछे रखोगे और अर्जेंट वाले डेटा को आगे रखोगे। यानी कि 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा ये डिटरमाइन करेगा आपका अर्जेंट पॉइंटर। मान लो कौन सी बिट है ये, 100th बिट।
0 से लेकर 100 बिट्स तक जो डेटा है वो आपका क्या है, अर्जेंट है। तो अर्जेंट पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या होगी, 100। ये पॉइंट करेगा कि भाई कहां पर आपका अर्जेंट डेटा खत्म है और कहां से आपका नॉर्मल डेटा शुरू है। तो अर्जेंट पॉइंटर के बाद से आपका क्या है, नॉर्मल डेटा शुरू है। तो जहां तक अर्जेंट पॉइंटर है उससे पहले की जितनी भी वैल्यूज है या जो भी डेटा है वो कहां चले जाएगा, आपका सीधा सीपीयू के पास, और बाकी कहां स्टोर रहेगा, बफर। क्लियर है? हेलो? हाँ जी, कौन? अच्छा, हाँ जी सर, बताओ। हम्म। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं सर, अभी नेक्स्ट मंथ का देखते हैं। बिल्कुल। ओके सर। ओके सर। अर्जेंट पॉइंटर हो गया। इसके बाद हमारी वैल्यू रह रही है ऑप्शंस। ठीक है। ठीक है। तो हमारी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। कितने हैं, 0 से 40 बाइट्स। इट कंटेन्स वेरियस ऑप्शनल फील्ड्स एंड प्रोवाइड्स पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, एडिंग नल वैल्यूज दैट इज जीरोस। ठीक है। पैडिंग का सिंपल सा मतलब है जीरो जीरो की कुछ बिट्स ऐड कर देना। नल वैल्यूज है, खाली गार्बेज वैल्यू, जीरो। ठीक है। तो अब इसके अलावा, पैडिंग के अलावा क्या करता है ये, वेरियस ऑप्शनल फील्ड्स। अब वेरियस ऑप्शनल फील्ड्स के अंदर क्या है, अब आपने बात करी कि यार हमने देखा ना कि थ्री वे हैंडशेक के अंदर क्या जाती है, क्या टीसीपी हेडर के अंदर एमएसएस की कोई फील्ड है, नहीं है ना। तो वो एमएसएस कहाँ पे लग के जाती है, ऑप्शंस के अंदर। और भी टीसीपी के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे वन ऑफ द ऑप्शंस इज टाइम स्टैम्प। कितने बाइट का होता है ये, 3 बाइट का। अब ये टाइम स्टैम्प जो फील्ड है, ये 3 बाइट की फील्ड है जो ऑप्शंस के अंदर लगी हुई होती है, जो बस ये बताती है कि भाई किस टाइम पे ये फ्रेम भेजा गया। ठीक है। अब बात करता हूं कि यार पैडिंग की कहाँ जरूरत पड़ी। अब मुझे ये बताओ, हेडर लेंथ समझ आया था सबको। हेडर लेंथ में अगर मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 20 बाइट्स। अगर मेरे हेडर लेंथ में वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20 बाइट रिप्रेजेंट करना है तो 5 होनी चाहिए। तो 5 × 4 हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हेडर लेंथ की वैल्यू है 6, तो 6 × 4 कितना होगा, 24। तो मतलब या तो मेरे हेडर लेंथ की साइज, हेडर वो टीसीपी हेडर का साइज 20 बाइट हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है, 24। अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं 22 या 23 बाइट्स को, तो क्या मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। पैडिंग लगानी पड़ेगी ना। तो मैं 22 और 30 को अभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हेडर लेंथ एक बढ़ाते ही मेरे पास कितने बाइट्स का डिफरेंस आ रहा है, 4 बाइट्स का। अब अभी मैंने आपको बताई एक फील्ड होती है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प की लेंथ कितनी होती है, 3 बाइट्स। तो अब मान लो कि 20 बाइट्स का आपका नॉर्मल हेडर है और 3 बाइट का आपका टाइम स्टैम्प की फील्ड लगी हुई है। कितने हो गए, 23 बाइट्स। 23 बाइट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, नहीं। तो हमें क्या चाहिए, इसके साथ एक बाइट एक्स्ट्रा चाहिए, ताकि हमारा टोटल साइज कितना हो जाए, 24। और तब हम उसको हेडर लेंथ के अंदर 6 वैल्यू लगा के आगे फॉरवर्ड कर सके, अच्छे तरीके, सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो उस केस में क्या होगा, एक बाइट की एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए जो कि कहीं यूज नहीं होनी। तो ऑप्शन फील्ड क्या करता है, एक बाइट्स की क्या लगा देगा, पैडिंग। मतलब एक बाइट 0 0 0 0 लगा देगा, 8 जीरोस लग जाएंगे, जिनका कोई मतलब नहीं है, बस वो यूज हो रहे हैं ताकि हम जो है हमारा हेडर लेंथ का जो साइज है उसको हम सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है। समझ आया पैडिंग कहां पर कैसे यूज होगी। अब और भी सारी फील्ड्स होती है, उसके बारे में आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं कि ऑप्शंस में क्या होता है। बस मैंने आपको एक बता दिया कि भाई एमएसएस है, एमएसएस आपका यहाँ यूज होता है। और अगर एक और फील्ड की मैं बात करूं तो एक होता है हमारे पास सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। अब आपको थोड़ा सा केस बता देता हूँ सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट का। ये काम आप नहीं करते, अपने आप हो जाता है।
ठीक है भाई, ये सेंडर है और एक ये रिसीवर है। अब मान लो विंडो साइज कितना है दोनों का, 3। दोनों पे अपनी बफर है। अब यहाँ से इसने 3 मैसेजेस भेजे, 1 2 और 3। अब अगर मान लो 3 वाला पैकेट नहीं मिला, 3 वाला पैकेट रिसीव नहीं हुआ, इसने अपने बफर में 1 2 और 3 स्टोर कर रखे, और यहाँ पर 1 मिल रिसीव हुआ, 2 रिसीव हुआ, तो अब 3 रिसीव नहीं हुआ। अब क्या होगा, क्या करेगा? अब यहाँ पर क्या करेगा, रिसीवर जो है वो कुछ टाइम तक वेट करेगा, क्योंकि उसको पता है ना कि भाई कितने टाइम बाद डेटा हमारा आ रहा है। भाई 1 आया, उसके बाद 2 आया, तो उसको पता है कि एवरेज कितना टाइम बाद डेटा आ रहा है, तो वो उसके दुगने टाइम तक थोड़ा वेट करेगा। अगर 3 एक्नॉलेजमेंट, 3 सीक्वेंस नंबर के साथ डेटा आ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं आता, तब क्या करेगा, ये इन दोनों को हटाया, आगे सीपीयू के पास भेजा और एक एक्नॉलेजमेंट भेज दी विद एक्नॉलेजमेंट नंबर 3। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 रिसीव हुई सेंडर को, तो उसको पता है कि भाई 3 की डिमांड कर रहा है ये, तो मतलब उसको क्या मिल गया, 1 मिल गया और 2 मिल गया, 3 नहीं मिला। तो अब उस केस में ये क्या करेगा, 3 करेगा सेंड, 4 करेगा और 5 करेगा। ठीक है। अब अगर तीनों रिसीव हो गए तो ये स्टोर कर लेगा 3 4 5, सीपीयू के पास भेज देगा और एक्नॉलेजमेंट दे देगा किसकी, 6। ठीक है, ये था पहला। अगला सिनेरियो आता है हमारे पास। अब सेंडर ने भेज दिए हैं 1 2 और 3। ठीक है, बट रिसीवर को रिसीव हुए हैं 1 और 3। 1 आया और 3 आया। अब बताओ, अब जो ये रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, अब क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर लगा के भेजेगा? अब अगर 2 लगा के भेजेगा, तो रिसीवर सेंडर को क्या लगेगा कि भाई सेंडर को ये सिर्फ डिमांड कर रहा है 2 की, तो मतलब इसको क्या रिसीव हुआ, सिर्फ 1 रिसीव हुआ, तो ये 2 भी भेज देगा दोबारा और 3 भी भेज देगा, क्योंकि उसको तो उसने बताया सिर्फ कि मेरे को 2 की डिमांड करनी है। तो मतलब सेंडर को लगेगा कि भाई 2 से पहले वाले मिल गए, तो 2 के बाद के सारे वो भेज देगा। और अभी तो हम बात कर रहे हैं 3 की, असल में 3 थोड़ी होते हैं, 100 पैकेट्स, 50 पैकेट्स का बफर होता है। अब मान लो एक बीच में पैकेट लॉस हुआ, यही 2, और इसके बाद 3 4 5 6 50 100 तक पैकेट्स चल रहे, तो उस केस में अगर इसने एक्नोलेजमेंट नंबर 2 लगा के भेज दिया, तो वो तो 2 से लेकर 100 तक सारे पैकेट्स दोबारा भेजेगा। तो वो तो हमारा वेस्ट है ना, बैंडविड्थ, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं खामखा। तो उस केस में क्या होता है, एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं सेक, सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर 2 एक्नॉलेजमेंट देने की बजाय एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या रखता है, 4, और सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट देता है किस किस की, कि भाई एक ऑप्शंस फील्ड है ना, ऑप्शंस फील्ड के अंदर एक सैक करके फील्ड होती है जिसके अंदर वो देता है कि भाई मेरे को और कौन से की डिमांड रखनी है, 2 की, कि भाई मेरे को 2 और चाहिए, मेरे को 2 नंबर का डेटा जो है नहीं मिला। तो अब यहाँ पर जब ये रिसीव होता है तो सेंडर क्या देखेगा, भाई एक्नॉलेजमेंट क्या लग के आया है, 4, मतलब 4 भेजना है, और साथ साथ सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट लग के आया है विद एक्नॉलेजमेंट नंबर 2, मतलब उसको 2 नंबर वाला डेटा भी चाहिए, और अगला डेटा कहाँ से शुरू करना है मुझे, 4 से। तो पहला डेटा जाएगा 2, और फिर 4 5, 3 का है ना, तो 2 4 और 5। ठीक है, और उसके बाद जो भी एक्नॉलेजमेंट आएगा उसके हिसाब से अगला डेटा प्रोसेस होगा। इतनी बात समझ आई? अब यहाँ पे पढ़ो विंडोइंग क्या है। It is a process of finding the window size dynamically if it is not specified during the थ्री वे हैंडशेक। अब थ्री वे हैंडशेक के अंदर जरूरी नहीं है कि भाई आपका विंडो साइज जाए या जाए, एमएसएस जाए ही जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, क्योंकि हमारा मेन तो क्या, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सिन फ्लैग और एक्ट फ्लैग, इन्हीं 4 से हमारा थ्री वे हैंडशेक पूरा हो जाता है। तो ये जो फील्ड है ये एडिशनल है। अब इसके इसमें जरूरी तो नहीं है कि हमारा विंडो साइज हमेशा थ्री वे हैंडशेक के टाइम पे शेयर हो ही हो। तो अब उस केस में क्या होगा कि अगर विंडो साइज हमारा शेयर नहीं हुआ, तो यार ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना, टीसीपी कनेक्शन हमारा बहुत स्लो हो जाएगा। एक भेजा, एक का एक्नॉलेजमेंट का वेट करना पड़ रहा है, फिर एक भेजा, फिर एक के एक्नॉलेजमेंट का वेट करना पड़ रहा है। तो सेंडर क्या करता है, डायनेमिकली विंडो साइज का पता लगाने की कोशिश करता है। अब वो कोशिश कैसे करता है,
मान लो ये हमारे पास सेंडर है और रिसीवर है। दोनों के पास अपनी अपनी बफर मेमोरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। सबसे पहले तो अब विंडो साइज तो हमें पता नहीं है। अब विंडो साइज जब पता नहीं है तो पहला मैसेज जाएगा, पहला पैकेट जाएगा विथ सीक्वेंस नंबर 1। अब सीक्वेंस नंबर 1 गया तो बफर में उसने स्टोर कर लिया सीक्वेंस नंबर 1, यहाँ पर भी बफर के अंदर स्टोर हो गया। रिसीवर क्या करेगा, थोड़े टाइम तक वेट करेगा और फिर क्या भेज देगा उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या रखेगा, 2। जैसे ही 2 भेजेगा ये हट गया और यहां से हट जाएगा। ठीक है, अब रिसीवर को सेंडर को पता लग गया कि भाई मैंने एक भेजा था, एक रिसीव हो गया और सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर अब भेजेगा एक साथ 2 पैकेट्स। सीक्वेंस नंबर क्या रखेगा, 2 और 3। अपने पास बफर में ऐड कर लिया 2 और 3। यहां पर रिसीव होंगे 2 एंड 3। अब भाई से रिसीवर फिर से वेट करेगा कि अगर आगे कोई आएगा तो देखते हैं, नहीं आया तो उसके बाद क्या होगा, उसने 2 और 3 हटाए, एक दिया और एक्नॉलेजमेंट का नंबर क्या रखा, एक्नॉलेजमेंट नंबर रखा उसने 4। और जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला सेंडर ने भी यहां से कर दिया खाली। अब एक भेजा था, एक का एक्नॉलेजमेंट आ गया, 2 भेजे, दोनों का एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब क्या करेगा सेंडर, सेंडर अब भेजेगा एक साथ 4। उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा। अगर 4 का भी हम रिप्लाई आ जाएगा तो अगला स्टेप में कितने भेजेगा वो, 8। ठीक है, उसने 4 भेज दिए विद सीक्वेंस नंबर 4, 5, 6 और 7, और चारों को यहाँ पे स्टोर कर लिया, 6 और 7। जैसे यहाँ पर रिसीव हुए, यहाँ पर रिसीव कितने हो सकते हैं, सिर्फ 3। मान लेते 3 का बफर साइज है, तो जैसे ही 4, 5, 6 रिसीव हुए तो रिसीवर क्या करेगा, 7वां पैकेट ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि यार अपने बफर में जगह ही नहीं है। अब जब बफर के अंदर जगह नहीं है तो रिसीवर जब रिप्लाई करेगा वो 4, 5, 6 को हटाएगा और रिप्लाई करेगा किस एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ, एक्नॉलेजमेंट नंबर 7 के साथ। अब जब एक्नॉलेजमेंट नंबर 7 यहाँ पर रिसीवर को रिसीव होगा, वो सेंडर को रिसीव होगा, तो उसने 4, 5, 6 हटाए और उसको पता लग गया कि भाई मैंने 3 भेजे थे, मतलब मैंने 4 भेजे तो एक्नॉलेजमेंट कितने का आया, सिर्फ 3 का आया, तो सामने वाले का बफर साइज कितना है, 3 है। तो ऐसे डायनेमिकली विंडो साइज डिटरमाइन करता है सेंडर, जब 3 वे हैंडशेक के टाइम पे विंडो साइज डिटरमाइन या स्पेसिफाई नहीं करा गया, दूसरे एक दूसरे को बताया नहीं गया होता। यार अब वही बात है, 3 वे हैंडशेक के टाइम पे या तो सेंडर दोनों पार्टीज एक दूसरे को म्यूचुअली बता दे कि भाई मेरा विंडो साइज इतना है तो मैं इतने के बाद एक्नॉलेजमेंट करूंगा, वो आसान है। पर अगर बाई चांस ऐसा नहीं हो पाता तो उस केस में क्या है, विंडोइंग के कॉन्सेप्ट से दोनों रिसीवर या सेंडर्स जो है, दोनों डिवाइसेस जो है, वो डायनेमिकली विंडो साइज हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई सामने वाले का विंडो साइज कितना है। ठीक है, अब अगर सेंडर को पता लग गया 3 का है तो वो अगला डेटा कितना भेजेगा, 3 3 के ग्रुप में भेजता रहेगा, 7, 8 और 9। यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगी 10 की, फिर यहाँ से भेजता रहेगा। और अगर बीच में कोई पैकेट लॉस होता है तो मैंने आपको बता ही दिया सैक और एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से कैसे हम एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टीसीपी हेडर खत्म होता है। और एक फाइनल बात, ठीक है भाई, बस इतनी सी बात थी, इसके चक्कर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, लेयर 4 की पीडीयू क्या है, जब टीसीपी यूज कर रहे हैं तब है सेगमेंट। ठीक है, अब ये कोर प्रोटोकॉल है, उसके बारे में लिखना ना लिखना एक ही बराबर है, मैं बता देता हूँ। ठीक है भाई, ये आपका छोटा सा यूडीपी का हेडर है।
इसमें सबसे पहली फील्ड क्या है? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है, ये चीजें सेम है। यूडीपी लेंथ 16 बिट्स की, वही है आपका हेडर लेंथ वाला काम है, ठीक है। और यूडीपी का चेकसम, चेकसम का भी सेम काम है जो हमने पढ़ा, एरर डिटेक्ट करने के लिए, ठीक। और उसके बाद डेटा, डेटा तो आपका वेरिएबल है, तो ये आपका हेडर का साइज कितना हो गया? 8 बाइट्स। और अगर pdu of layer 4 if using UDP is डेटा ग्राफ। अगर टीसीपी यूज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेगमेंट। और अगर यूडीपी यूज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? डेटा ग्राफ।